हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति और मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। जो मिश्रण से हम उनके अंदर जो अवयव होते हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हम आज की क्लास में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक हैं टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति और मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, ये हम आज की क्लास में करेंगे। और ये टॉपिक जो है रीट के अंदर, जो रीट होता है ना, आर एस, एस आई, पटवार, इनके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एमपी का होता है, यूपी का होता है, ठीक है, उन सब में ये काम आते हैं। और साथ में यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है ये वाला, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता क्या है, हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जब किसी कॉलॉइडल विलयन के अंदर से, कॉलॉइडल विलयन मतलब ऐसा विलयन होता है जैसे आप दूध, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो कॉलॉइडल विलयन में से अगर कभी हम प्रकाश को पास करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उस प्रकाश पुंज के अंदर, जब प्रकाश उसमें से गुजरता है तो उस प्रकाश पुंज के अंदर, लाइट बीम के अंदर, ठीक है, हमको उसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं उनका, ठीक है, और जो कॉलॉइड के अंदर घुले हुए कॉलॉइडल कण हैं उनका, वो हमको चमकते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वो हमको चमकते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। तो जब भी हम प्रकाश को किसी कॉलॉइडल विलयन में से या छोटे छोटे कणों में से, जैसे आंधी आ रही है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें से अगर हम पास करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश पुंज वहाँ से गुजरा है उसने उस पथ में आने वाले सारे कणों को, सारे पार्टिकल्स को चमकीला बना दिया। वो पूरा पथ चमकने लग जाता है, ठीक है ना। और इस क्रियाविधि को, इस प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये प्रभाव क्या होगा, टिंडल प्रभाव होगा। मतलब कॉलॉइडल विलयन और छोटे कणों में से जब प्रकाश पुंज को पास किया जाता है तो प्रकाश पुंज चमकने लग जाता है, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है प्रकीर्णन। मतलब जो प्रकाश जो होगा वो इन कणों से टकराकर प्रकीर्णित होगा, स्क्रेटेड होगा, फैलेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। प्रकाश की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसमें प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगा, ठीक है। दूसरा, डेंसिटी पर करेगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसके अलावा आकार पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके ऊपर टिंडल इफेक्ट प्रभाव करता है या निर्भर करता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने देखा होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें दोपहर में, वो हमें क्या करता है, नीले रंग का आकाश दिखाता है। कैसा आकाश दिखाता है, नीले रंग का आकाश दिखाता है, क्योंकि नीले रंग की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो अधिक होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा।
वहीं आपने देखा होगा शाम के समय जब प्रकाश की आवृत्ति कम हो जाती है, उस समय हमें आकाश लाल दिखाई देता है। दिखता है या नहीं दिखता? तो ये प्रकाश की आवृत्ति के अधिक और कम होने की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है। ठीक है। अब इस टिंडल प्रभाव के उदाहरण क्या हो गए? आपने देखा होगा कि अगर कोई अंधेरा कमरा है या जो घना जंगल है, ठीक है। अब अंधेरे कमरे में आपने देखा होगा काफ़ी बार जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसमें से कोई प्रकाश पुंज आता है, तो उस प्रकाश के अंदर काफ़ी धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप घने जंगल में बैठे हैं और पेड़ों में से जब प्रकाश छनकर आता है तो उसमें भी छोटे छोटे कण आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। तो उन कणों का चमकना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो तो वहाँ पर जब आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के द्वारा एक प्रकाश पुंज आता है अंधेरे कमरे के अंदर, ठीक है ना, जिससे कि वो पिक्चर चलती है। तो वो जो प्रकाश पुंज आता है, उस प्रकाश पुंज के अंदर भी काफ़ी सारे धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। उसका भी कारण टिंडल प्रभाव ही है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें आता है ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन। आपने देखा होगा कि जो भी कण होते हैं, ठोस के कण तो इधर उधर जाते नहीं हैं, पर आपने अगर किसी फ्लूइड की बात करी, फ्लूइड मतलब तरल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, फ्लूइड का मतलब जो होता है वो मित्रों ये होता है कि इसमें गैस भी फ्लूइड में आती है और जो लिक्विड होता है वो भी फ्लूइड में आता है। ठीक है। इसके अंदर जो कण होते हैं ना, चाहे वो गैस के अंदर हो चाहे वो किसी लिक्विड के अंदर हो, लगातार गतिशील होते हैं। और ये गतिशील कण जो होते हैं, ठीक है, ये जब एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये कण है, ये कण यहाँ से इधर गया, यहाँ पे एक दूसरा कण है, ठीक है, इससे टकराकर ये कण इधर आ गया, ये कण इधर चला गया, ये कण इधर से इधर टकराकर इधर आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये कण जो होते हैं जब एक दूसरे कणों से टकराते हैं तो वो एक ऐसा जिगजैग मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। और इस जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। या इसे हम एक अनियमित गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनियमित गति भी कह सकते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट के अंदर, वो है कि जो मिश्रण होते हैं, चाहे वो समांगी हो या विषमांगी हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो अवयव होते हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है। तो मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के कुछ विधियां यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण, आसवन, वर्ण लेखन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन, निस्यंदन, अपकेंद्रण, ये कुछ विधियां हैं। इन विधियों के बारे में भी बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। ओके ना। तो हम इन विधियों को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलीकरण को। किसको करेंगे? क्रिस्टलीकरण को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलीकरण होता क्या है? तो आपको पता है कि हम लोगों ने देखा है कि समुद्र में से हम नमक निकालते हैं, तो समुद्र में से जो नमक को निकालना है वो एक क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा होता है। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी मिश्रण है, मतलब अगर समुद्र की बात करें तो उसमें जल और नमक का मिश्रण हुआ, ठीक है, तो हमने उस मिश्रण को गर्म किया। गर्म करने पर उसमें से पानी तो उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? रवेदार पदार्थ रह जाएगा, क्रिस्टल्स रह जाएंगे। तो इसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है ना। पानी का उड़कर पृथक हो जाना, और उसमें जो नमक है वो तो नहीं उड़ेगा, वो पीछे रह जाएगा।
तो इसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, इसके बाद में आता है आसवन, इज ए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? अब डिस्टिलेशन की जब हम बात करें तो वो हम तब बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास में जो मिश्रण है वो दोनों ही लिक्विड है। पहले वाले में क्रिस्टलीकरण में तो क्या था, एक तो नमक था और एक जल था, मतलब एक लिक्विड था और एक सॉलिड था, ठीक है ना। पर इस केस के अंदर हमारे पास में दो पदार्थ हैं, ए और बी, और ये दोनों द्रव हैं। क्या है? द्रव है। बस अब इनमें क्या होना चाहिए कि इनका जो क्वथनांक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है, वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। एक का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री, एक का क्वथनांक हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों ही द्रव्य हैं पर दोनों का क्वथनांक भिन्न भिन्न है, तो वहां पर हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के मिश्रण को एक राउंड फ्लास्क में डालेंगे। इस तरह का एक राउंड फ्लास्क होता है, उसमें डालेंगे, ठीक है। इसको हमने स्टैंड पर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको गर्म करेंगे, या नीचे बर्नर लगाकर हम इसको गर्म करेंगे। गर्म कितना करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे 100 डिग्री तक। कितना? 100 डिग्री तक गर्म करेंगे। तो क्या होगा कि इसके अंदर से जो ए पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बी जो पदार्थ है वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि 200 डिग्री तो हमने किया ही नहीं। तो ए पदार्थ बाहर निकल जाएगा, इसको हम ठंडा करेंगे और पृथक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए और बी जिनकी की क्वथनांक में भिन्नता है, उनको हम गर्म करके भिन्न कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, जिसको हम आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक वर्ड और आता है, वो आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो दोनों पदार्थ होते हैं ना, ये वाले, इनका अंतर जो है वो लेस देन 25 डिग्री हो, मतलब एक का 100 हो और दूसरे का 120 हो, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि ऐसा मिश्रण जिसके दोनों जो द्रव्य हैं, ठीक है ना, जो द्रव हैं, इन दोनों द्रवों का क्वथनांक 25 डिग्री से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, और अगर ज़्यादा हो, 25 से ज़्यादा हो, 50-100 के बीच का अंतर हो, तो उसमें सामान्य आसवन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये देखो, अब आप यहाँ देखो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जो कच्चा तेल आता है, ठीक है, इनमें हम अलग अलग चीज़ों को पृथक करते हैं और वही पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। परंतु ये वाला जो पृथक्करण विधि होती है ना, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग कर लें, तो ये जो है ये क्या होता है कि 25 डिग्री से कम होता है ये, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम प्रभाजी आसवन कहते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग अल्कोहल, साबुन, स्पेंट, ग्लिसरॉल, इन सबको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अलग अलग ताप पर पृथक होते हैं, ठीक है ना। और सरल आसवन तो क्या है कि जिसके अंदर डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री हो, 100 और 150 का हो, तो उसमें सरल आसवन लगेगा, और ये वाला हो तो उसमें प्रभाजी आसवन लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण लेखन, जैसे क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन है क्या? वर्ण लेखन के बारे में हम ये देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई विलायक के अंदर, ठीक है, कोई मिश्रण है हमारे पास, उस मिश्रण के अंदर जैसे हमने देखा कोई स्याही ले ली हमने या कोई डाई ले ली, तो हमने देखा कि कोई भी डाई होती है वो विभिन्न रंगों का मिश्रण होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक इस तरह का एपरेटस ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक फिल्टर पेपर को ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। ये क्या है? फिल्टर पेपर, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर जिस डाई का, जिस रंग का या जिस डाई का हम लोगों को अलग अलग करना है, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इस फिल्टर पेपर को पानी में रखेंगे, पानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिल्टर पेपर में पानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और ये पानी जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा ना मित्रों, तो ये इसके अंदर के जो अलग अलग कलर हैं उनको अलग अलग उनकी परतें बना देगा। ब्लू की बना दी, ग्रीन की बना दी, ठीक है, रेड है रेड की बना दी, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई भी कलर ले लीजिए, वॉटेवर, ब्लैक ले लीजिए, ब्लैक की बना दी। तो जो भी कलर उसमें होंगे वो अलग अलग लेयर पर पृथक हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। इसमें से हम किसी एक डाई के अंदर कौन कौन से कलर से वो मिलकर बना है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होगा कि अलग अलग अवशोषण क्षमता पर, क्योंकि पहले जो अवशोषित होगा हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, भारी होगा वो डाई कलर नीचे रह जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इस कलर में कौन कौन से कलर मिले हुए हैं, कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण जो होता है ये क्रिस्टलीकरण जैसा ही है। क्रिस्टलीकरण में तो रवे बनते हैं, ये जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो भी विलयन है, जो भी मिश्रण है, उसको गर्म करते रहते हैं। गर्म करते करते क्या होगा, उसमें से जो विलायक है वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ठोस पदार्थ रह जाएगा। ये लेबोरेटरी में होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ऊर्ध्वपातन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्ध्वपातन है क्या? आपको पता है कि जो ठोस होता है, ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये द्रव बन जाता है, इसको गर्म करते हैं तो ये गैस बन जाता है, ठीक है ना। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ये द्रव अवस्था नहीं आती, वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये गैस वापस सीधा ठोस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी। इसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन बोलेंगे। तो क्या होता है कि मिश्रण में पदार्थों को अगर हमें पृथक करना है, जैसे हमारे पास में अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ओके, ये अशुद्ध है, इसमें कुछ अशुद्धि मिली हुई है।
तो अगर हमने इस NH4Cl का ऊर्ध्वपातन किया तो ये सीधा गैस में बदलेगा, तो गैस में जो बदलेगा वो NH4Cl ही बदलेगा जो शुद्ध होगा, उसके अंदर की अशुद्धियां तो नहीं होंगी। और इस गैस को ठंडा करेंगे तो हमें शुद्ध NH4Cl मिल जाएगा, अशुद्धियां पीछे रह जाएंगी। ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लोग अमोनियम क्लोराइड का, कपूर का, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, आयोडीन, नेफ्थलीन का पृथक्करण करते हैं। नेफ्थलीन आपको पता है, घर में हम अलमारी में बॉल ला के रखते हैं नेफ्थलीन की, वो बॉलें सीधी गैस में बदल जाती है। कपूर होता है, जलाते हैं तो वो सीधा गैस में बदल जाता है, देखा होगा। वैसे ये शुष्क बर्फ जो है ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपको पता है कि ये गैसियस अवस्था में होती है, पर इसको जब हम ठंडा करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ठोस में बदल जाती है। इसको ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है ना। और जब इसको गर्म करेंगे तो ये वापस सीधा ही गैस में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अगला पॉइंट इसमें आता है, वो आता है अवसादन और निस्तारण, मतलब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब ये है क्या? अब ये जनरली जो विधि है ये हम ज़्यादातर उन पदार्थों के उन मिश्रणों में प्रयोग करते हैं जिनके अंदर जो जो मेन तत्व होते हैं वो भिन्न भिन्न घनत्व वाले होते हैं। ठीक है ना। किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देते हैं, हिलाते नहीं हैं, उसको रोक के रख देते हैं। जैसा फिल्टर हाउस में होता है, पानी को रोक के रखते हैं। तो क्या होगा कि उसमें जो भारी अशुद्धियाँ होंगी, मिश्रण में जो अघुलनशील भारी अशुद्धियाँ होंगी वो बर्तन में नीचे चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? नीचे चली जाएंगी। इसको हम अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। भारी चीज़ का आपको पता है, घर के अंदर बड़े बुजुर्ग पानी को भी एक दिन रखते हैं मटकी के अंदर या किसी बर्तन में, फिर उसको मटकी में डालते हैं ताकि कि उसमें जो अशुद्धि हो वो नीचे बैठ जाए। इसको हम अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि जब अशुद्धि नीचे बैठ जाती है तो ऊपरी द्रव को हम लोग निथार कर बाहर ले लेते हैं, जिसको हम निस्तारण कहते हैं। ठीक है ना, डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग जल के अंदर की अशुद्धि को भी शुद्ध कर सकते हैं। फिल्टर हाउस में यही करते हैं हम ज़्यादातर। तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है। धातु शोधन के अंदर भी क्या होता है, अशुद्धि और शुद्ध को हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। क्योंकि धातु का जब हम शोधन करते हैं तो हम उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसके अंदर कुछ सिलिका मिला देते हैं या फिर हम उसके अंदर लाइमस्टोन मिला देते हैं, जो क्या करते हैं कि उसमें अशुद्धि के साथ क्रिया करके धातुमल बना देता है और वो धातुमल एक अलग परत बना देता है। ठीक है। उस अलग परत को हम अलग कर लेंगे और शुद्ध धातु को अलग कर लेंगे। तो अवसादन और निस्तारण हम लोग धातुओं के शोधन में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब आप अगला देखिए, दैट इज निस्यंदन। निस्यंदन जो वर्ड है ये जनरली हम लोगों को कम पता होता है, बट नॉर्मली हमको पता है छानना, फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कोई ऐसा मिश्रण हो जिसमें दो पदार्थ है जो एक घुलनशील है और एक अघुलनशील है, मतलब कि जिसके अंदर जो विलय डाला गया है वो अघुलनशील है, घुल नहीं रहा, और जो विलायक है वो है जो है। तो ठोस और द्रव्य का ऐसा मिश्रण जिसमें कि विलय अघुलनशील हो, तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर के हेल्प से, छन्नी की हेल्प से छान लेंगे, जिससे बड़े कण जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। और जो दूसरा लिक्विड है वो क्या करेगा,
शुद्ध होकर बाहर चला जाएगा। तो गंदे जल को साफ करने के लिए हम एक ये भी काम करते हैं, निस्यंदन। ठीक है। उसके बाद में आप देखें अपकेंद्रण। ये जो वर्ड है, ये अपकेंद्रण वर्ड जो है, ये जनरली हम लोगों ने कम सुना हुआ है, बट इसको मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि घर के अंदर क्या होते हैं कि काफ़ी बार बिलोना करते हैं। बिलोना में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि दही को मथते हैं, तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता। पानी डालकर मथते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। तो ये जो मथना होता है, ठीक है, इसी को ही हम लोग अपकेंद्रण कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी विलयन को, ठीक है ना, विलयन मतलब समांगी विषमांगी विलयन होगा, जैसे रुधिर है, ठीक है, या दूध है, ठीक है, इसको 100 से 200 आरपीएम पर, कितना 100 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही होता है ये, 200 आरपीएम होता है। 100 से 200 आरपीएम पर अगर उसे घुमाया जाता है तो उसमें से हल्के और भारी कण अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो जब इनको घुमाते हैं तो वो क्या होगा, भारी कण दूर चले जाएंगे, हल्के कण पास में रह जाएंगे, तो पृथक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र और अक्ष से दूर चले जाते हैं, ठीक है, और कम वाले अक्ष के समीप आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे दूध से मक्खन को निकालना, बिलोना करना होता है, रक्त और मूत्र का परीक्षण करना होता है, तो रक्त में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह को अलग करना, उनके संगठनों को पृथक करना, ये सब हम अपकेंद्रण विधि द्वारा करते हैं मित्रों, ठीक है। तो ये हो गए आपके पृथक्करण की सारी विधियां। अब मैं थोड़ा सा एक स्लाइड आपको और बता रहा हूँ। इस स्लाइड के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैं जनरली कौन कौन सी क्लासेस ले रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए कि देखो, जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीएससी, मतलब जैसे आरपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जनरल साइंस मैं कंप्लीट इस चैनल पे करा रहा हूँ। इस चैनल का नाम क्या है, व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़िए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे 11th-12th के हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं इसी चैनल पर बायोलॉजी के कोर्सेज भी ला रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई छोटे भाई बहन जो हों, वो जो 9th-10th में भी पढ़ते हों, ठीक है, तो उनके जनरल साइंस, जिसमें हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो है हम उसकी तैयारी करेंगे, तो ये एनसीईआरटी आपके भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जामिनेशंस की मैं इसमें गाइडलाइन डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसलिए आप इसको बिल्कुल ज्वाइन करिए। मेरा नाम आपको पता है, रितेश व्यास है मेरा नाम। जोधपुर में जो व्यास ट्यूटोरियल है, मैं इसका एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। 20 साल से मेरे को पढ़ाने का अनुभव है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन तो 2-3 साल हुए हैं, पर ऑफलाइन के लिए तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने 1 साल अनअकैडमी में भी पढ़ाया है एज ए टॉप एजुकेटर आरपीएससी। तो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे कोर्सेज कराए हुए हैं, तो आप मेरे इसको ज्वाइन करिएगा, और नो डाउट मैं आपके हर कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो दूसरा, इसमें एक चीज़ और भी है कि यदि आपको कहीं पे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को उसके बारे में पूछिए, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके लिए आपका उसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके हिसाब से आपके लिए कोर्स लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो ओके, आज इतना ही करते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।